साथियों, पिछले एपिसोड में कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। परिशिष्ट 5 में जो बाबा साहब ने बताया था कि शासक जातियां विधान मंडलों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद कार्यपालिका में वो कितनी प्रशासनिक शक्तियां पा जाते हैं, इसका विवरण वो तालिका में प्रदर्शित किया था। उस समय जो 7 प्रांत आसाम, बिहार, बम्बई, सीपी, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा संयुक्त प्रांत थे, उन सब के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। कम संख्या में होने के बावजूद आसानी से सत्ता हथिया लेते थे। बाबा साहब कहते हैं कि इस बचाव तर्क का आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। इस तर्क का कारण शायद यह है कि जो इसका सहारा लेते हैं वह उस प्रांत के राजनीतिक वातावरण से परिचित नहीं है, जिसके बारे में तालिका 2 से 6 में आंकड़े दिए गए हैं। यदि उन्हें पता होता तो शायद वो यह रास्ता ना अपनाते, क्योंकि उनका संबंध कांग्रेस प्रांतों से है। उन प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत था और उसी के मंत्रिमंडल थे। स्पष्ट है कि यदि शासक जातियों के प्रभावित प्रांत शासित जातियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो सके तो ये कहना कठिन है कि कांग्रेस उनके परिणाम से कैसे पल्ला झाड़ सकती है। कांग्रेस एक सुसंगठित पार्टी है। चुनाव लड़ने के लिए उसकी एक योजना होती है। प्रत्येक प्रांत में एक संसदीय बोर्ड था जिसके कार्य थे: नंबर 1, चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करना, नंबर 2, मंत्रिमंडल गठन पर निर्णय करना, और नंबर 3, मंत्रियों पर कार्रवाइयों पर नियंत्रण रखना। प्रांतीय संसदीय बोर्ड के ऊपर संसदीय बोर्ड है जो प्रांतीय संसदीय बोर्डों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। इस चुनाव का नियोजन और नियंत्रण कांग्रेस ने किया। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि यदि 1937 के चुनावों में शासक जातियों ने सत्ता हथिया ली तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। बचाव का दूसरा तर्क भी पहले की तरह लचर है। जो लोग ये दलील देते हैं कि कांग्रेस प्रांतों में शासक जातियों का वर्चस्व मात्र एक संयोग है, उसके पीछे कोई संकल्प नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि जो तर्क वो दे रहे हैं वो थोथा है। जो लोग इसे मात्र संयोग मानते हैं, मैं उनका ध्यान निम्नलिखित परिस्थितियों की ओर आकर्षित करता हूँ। सबसे पहले वो कांग्रेस हाईकमान के प्रमुख सदस्यों की मनोवृत्ति को देखें, जो अतीत में कांग्रेस के भाग्य निर्माता रहे हैं और फिलहाल भी कांग्रेस की डोर जिनके हाथ में है। बेहतर होगा कि तिलक से आरंभ करें। अब वो दिवंगत हैं, परंतु जीवन काल में वो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और पार्टी पर उनका सबसे अधिक दबदबा था। श्री तिलक ब्राह्मण थे और शासक जातियों से संबद्ध थे। वैसे वो स्वराज आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, परंतु शासित जातियों की
उनकी उपेक्षा सुविदित है। स्थानाभाव के कारण मैं यहाँ शासित वर्ग के प्रति उनकी मनोवृत्ति का मात्र एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। 1918 में जब गैर ब्राह्मण लोगों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों ने विधानसभा में अपने पृथक प्रतिनिधित्व के लिए आंदोलन आरंभ किया, तो तिलक ने सोलापुर में हुई जनसभा में कहा, मैं नहीं समझता कि तेल निकालने वाले तेली, तमोली, धोबी इत्यादि गैर ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग के लोग विधानसभाओं में क्यों जाना चाहते हैं। श्री तिलक के विचार से उस वर्ग का कार्य आदेशों और कानूनों का मानना। तिलक के पश्चात मैं वल्लभ भाई पटेल को लेता हूँ। उनकी मनोवृत्ति पर भी एक ही उदाहरण दूंगा। वर्ष 1942 में लॉर्ड लिंगथिंगो ने विभिन्न वर्गों के 52 गणमान्य भारतीय प्रतिनिधियों को इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया कि उस समय युद्ध के अवसर पर भारत सरकार को सहानुभूतिपूर्वक सहयोग देने के लिए उठाए जाने के संबंध में उनकी क्या राय है। आमंत्रित व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों के भी सदस्य थे। श्री वल्लभ भाई पटेल को वायसराय का ये विचार पसंद नहीं आया कि ओछी जातियों की ऐसी भीड़ आमंत्रित की जाए। इस घटना के तुरंत बाद ही श्री वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद में हुई जनसभा में कहा, वायसराय ने हिंदू महासभा के नेताओं को आमंत्रित किया, मुस्लिम लीग के नेताओं को बुलाया, तेलियों, मोचियों और अन्य लोगों को आमंत्रित किया। श्री पटेल ने अपनी ईर्ष्यालु और कटाक्षपूर्ण भाषा में तेलियों और मोचियों का नाम विशेष तौर पर लिया, परंतु उनका भाषण इस बात का संकेत करता है कि शासक वर्ग तथा कांग्रेस हाईकमान के सदस्य इस देश के दलित वर्गों के प्रति कैसी अपमानजनक भावनाएं रखते थे। ये जानना बेहतर होगा कि पंडित नेहरू की क्या प्रतिक्रिया थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ब्राह्मण हैं, परंतु उनके विषय में प्रचलित है कि वो स्वभाव से गैर सांप्रदायिक हैं और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, परंतु तथ्य इसकी पुष्टि नहीं करते। किसी व्यक्ति के पिता का देहांत हो जाता है तो रूढ़वादी हिंदू गंगा किनारे पंडों पुरोहितों से कर्मकांड कराते हैं। ऐसा संस्कार कराने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में अपने पिता की मृत्यु पर वही किया। उनको पट्टाभी सीतारामैया ने गैर संप्रदायवादी बताया है कि पंडित नेहरू को इस बात का गर्व है कि वो ब्राह्मण हैं। यह जानकर उन लोगों को धक्का लगेगा जो पंडित नेहरू को भारत का उत्कृष्ट राष्ट्रवादी नेता समझते हैं। श्री पट्टाभी सीतारामैया को ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इनसे भी बढ़कर ये बात है कि पंडित नेहरू संयुक्त प्रांत से संबंध रखते हैं, वहाँ उनका पूरा नियंत्रण है। उस प्रांत के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य ब्राह्मण हैं। केवल पंडित ही ब्राह्मण होने की भावना से ओतप्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर 1940 में दिल्ली में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जनगणना में जाति घोषणा न करने के विषय में वार्तालाप हुआ था। श्री पंडित ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि उन्हें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता
जिससे वो अपने को ब्राह्मण रक्त होने पर गर्व ना करें। उन्होंने अपने को ब्राह्मण ही लिखाया था। यह कौन लोग हैं, उनकी हैसियत क्या है? श्री तिलक स्वराज आंदोलन के जनक कहलाते हैं। श्री पटेल और पंडित नेहरू का स्थान कांग्रेस में श्री गांधी के एकदम बाद आता है। ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान के सदस्यों के विचार व्यक्तिगत तथा निजी हो सकती हैं, परंतु ऐसा सोचना गलत होगा। ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है जब कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान में ऐसी बातों का अमल किया गया। 1919 में जब श्री गांधी ने कांग्रेस पर कब्जा जमाया, ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग मनवाने के लिए कांग्रेसियों ने विधानसभाओं का बहिष्कार करना अपना उद्देश्य बना लिया। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने न केवल चुनाव प्रचार से हाथ खींच लिया, वरन चुनाव में कांग्रेसी टिकट पर उम्मीदवार लड़ाने के विरोध में प्रचार किया और ये भी कहा कि कोई हिंदू निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा नहीं होगा। ऐसी नीति के गुणावगुण पर विवाद की आवश्यकता नहीं, परंतु चुनाव में स्वतंत्र टिकट पर हिंदुओं को खड़े होने से रोकने के लिए कांग्रेस के रवैये का क्या अर्थ था। जो तरीके अपनाए गए थे उनका लक्ष्य था विधानसभाओं का अपमान का निशाना बनाना। तदनुसार कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों से इस बात का प्रचार करने के लिए जुलूस निकाले, जिनमें तख्तियों पर लिखा था, विधानसभाओं में कौन जाएंगे, केवल नाई, मोची, कुम्हार और झाड़ू लगाने वाले। भंगी जुलूस में नारे का प्रश्नवाचक भाग एक आदमी बोलता था कि विधानसभा में कौन जाएंगे, और भीड़ की ओर से उत्तर दिया जाता था, नाई। जब कांग्रेसियों ने देखा कि चुनाव में खड़े होने से हम इस प्रकार डराकर रोकने का उपाय कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है, तो उन्होंने इससे अधिक कठोर कदम उठाए। कांग्रेसियों ने ये माहौल बनाया कि कोई भी इज्जतदार उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने से कतरा जाएगा। यदि उन्हें निश्चित हो जाए कि विधानसभा में उन्हें नाइयों, कुम्हारों और मोचियों के साथ बैठना पड़ेगा। इसी विश्वास पर कांग्रेसियों ने वैसे ही शूद्र समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों को चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खड़ा किया और उन्हें निर्वाचित कराया। कांग्रेस की ऐसी निर्लज्ज करतूतों के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। वर्ष 1920 के चुनाव में मध्य प्रांत विधानमंडल के लिए एक मोची, जिसका नाम चुन्नू, को चुना और एक नाई अर्जुन लाल को, तथा पंजाब से एक भंगी बंसीलाल चौधरी को चुना। 1934 में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए एक कुम्हार भगत चांदीमल गोला को चुना। अब मैं वर्ष 1943 में बम्बई की एक बस्ती अंधेरी के लिए नगर पालिका चुनाव का उल्लेख कर रहा हूँ, जिसमें कांग्रेस ने अपमानित करने के तौर पर नगर पालिका के लिए एक नाई को चुना। शासक जातियों की ये कैसी मनोवृत्ति है? शासक जातियों में शासित जातियों के प्रति कितना क्रोध है कि उन्होंने इसके साथ ऐसा घृणित व्यवहार किया और फिर भी उनकी आज़ादी के लिए लड़ने का दावा किया। शासित जातियों की कैसी त्रासदी है
जिसने अपने अपमान पर गर्व अनुभव किया और उसमें स्वेच्छा से शामिल हो गए। आयरलैंड में सिन्ना फेन पार्टी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट का बहिष्कार किया, परंतु क्या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही देश के लोगों के बारे में ऐसा बीभत्स रूप अपनाया? 1930 में विधानमंडल के बहिष्कार करने का आंदोलन बड़ा दिलचस्प था। 1930 में प्रांतीय में विधानमंडलों के लिए वह चुनाव में जो घटनाएं घटी वो 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान घटी। मैं आशा करता हूं कि भावी कांग्रेसी इतिहासकार डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया इस विषय में विफल रहे। कांग्रेसी इतिहासकार ये बताएंगे कि कैसे श्री गांधी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन को नोटिस देने का निश्चय किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों की एक सूची किसी निश्चित समय तक मान लेने के लिए वाइसराय को पेश की थी और वाइसराय द्वारा मांगों के न मानने पर श्री गांधी ने किस प्रकार नमक कानून को निशाना बनाया और कैसे उन्होंने दांडी का सत्याग्रह के लिए चुना, किस प्रकार उन्होंने आंदोलन का स्वयं नेतृत्व करने का फैसला किया, किस प्रकार वो अहमदाबाद के आश्रम से गाजे बाजे के साथ निकले, कैसे अहमदाबाद की औरतों ने उनकी आरती उतारी, माथे पर विजय तिलक लगाया, कैसे वो श्री गांधी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अकेले गुजरात से ही भारत को स्वराज दिलाएगा, कैसे श्री गांधी ने घोषणा की कि बिना स्वराज प्राप्त किए वो अहमदाबाद वापस नहीं लौटेंगे। इन सब का उल्लेख करने में कांग्रेसी इतिहासकार असफल ना होगा कि एक तरफ कांग्रेसी स्वराज की लड़ाई में व्यस्त थे, जिसके लिए वो कहते थे कि समस्त जनता के नाम से वो उस लड़ाई को जीतना चाहते थे, और दूसरी ओर उन्हीं वर्षों में वो उन्हें नीची जातियों पर भयानक अत्याचार कर रहे थे और खुले तौर पर उनका अपमान कर रहे थे। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।